हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अरुण एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 2 है। तो इस वीडियो पे आने से पहले आप पार्ट 1 को ज़रूर देख लीजिए। पार्ट 1 में हमने प्रकाश के बारे में जाना, प्रकाश के कौन कौन से स्रोत होते हैं, उनके गुण क्या क्या होते हैं, ये सभी बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस की है। और इस पार्ट 2 में हम प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रतिबिंब, दर्पण और पार्श्व उत्क्रमण, ये सभी टॉपिक्स इस पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। और पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसको कैसे समझेंगे? तो देखिए, इसका परिभाषा क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ या फिर पॉलिशदार सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद वो जिस माध्यम से आती है फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए ये आपका कोई समतल पृष्ठ या फिर चमकदार पृष्ठ है और ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, ये कोई आपकी प्रकाश की किरण है और ये प्रकाश की किरण इस समतल पृष्ठ या चमकदार पृष्ठ से टकराने के बाद क्या, और ये फिर उसी माध्यम में लौट जा रही है, यानी इधर से आई और फिर इधर ही लौट गई। तो ये जो आती है किरणें उसको हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। यानी आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, यानी टकरा के जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, ठीक है। और इन्हीं के बीच एक क्या होता है? अभिलंब होता है। इसको हम अभिलंब बोलते हैं, जो इस समतल पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत होता है। यानी इसके बीच का कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। और ये जो परावर्तित किरण है, इस परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन नहीं, परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है? इसको हम आई से दर्शाते हैं, इसको हम आर से दर्शाते हैं। आई से इसलिए क्योंकि आई क्या होता है? इंसिडेंट एंगल बोलते हैं उसको, और आर से रिफ्लेक्टिव एंगल यानी रिफ्लेक्शन वाला एंगल। तो ये आपका आपतन कोण हुआ और ये आपका परावर्तन कोण हुआ। तो एक बार ऐसा समझ लीजिए। तो देखिए, प्रकाश के किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन में जो क्या होता है? प्रकाश का जो चाल होता है वो हमेशा नियत रहता है। अगर प्रकाश वायु से आ रहा है, ठीक, और टकराने के बाद उसका जो परावर्तन होगा तो उसका जो चाल होगा वो क्या होगा? एकदम नियत रहेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से आ रहा है, तो टकराने के बाद यानी परावर्तन के बाद भी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से ही जाएगा। यानी उसकी चाल जो होती है क्या होती है? नियत रहती है। जैसे इस पिक्चर में देखिए, क्या है ये? अभी समझाया ना कि ये क्या है? आपका चमकदार पृष्ठ है, ठीक, और ये क्या है? आपतित किरण है। यानी आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं और जाने के वाली किरण को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव रे, यानी क्या बोलते हैं? इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। और इस एंगल को क्या बोलते हैं? इस अभिलंब के बीच के एंगल को और आपतित किरण के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, यानी अभिलंब इसको कहते हैं, ठीक है। और इस बिंदु को आप देख पा रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ, ये जो आपका क्या है? ये जो पी बिंदु है, ये वाला, ये क्या है? आपका आपतन बिंदु है। यानी आपतित किरण क्या हो रही है? यहीं पे आ रही है, और यहाँ से टकराने वाली किरण भी इसी बिंदु पे आ रही है, और अभिलंब भी इसी बिंदु पे है। तो इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। यहाँ पे जो आपतित किरण आती है यहीं से टकरा के फिर वापस उसी माध्यम में जाती है। तो इस यानी जिस बिंदु पर टकराती है उसी बिंदु क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। जैसे अगर कोई किरण आ रही है, इस हिसाब से टकरा रही है, फिर वापस ऐसे जा रही है, तो इस वाले बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पी बिंदु क्या है? आपतन बिंदु है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो कि ये क्या है? ये आपका जो परावर्तन का नियम है उसमें ये जरूर आएगा। तो यहाँ आप ध्यान से पढ़ लीजिए और इसको याद रखिएगा जब हम परावर्तन का नियम अभी पढ़ेंगे। तो चलिए अब आप परावर्तन का नियम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन। सबसे पहले क्या कीजिए ना, ये परावर्तन का प्रकार कौन कौन सा है वो देख लीजिए, ठीक है। फिर हम परावर्तन के नियम देखेंगे,
ठीक, तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। परावर्तन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के प्रकार दो होते हैं। पहला क्या होता है कि पहला नियमित होता है यानी नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या है आपका पहला नियमित परावर्तन है, इसे हम नियमित परावर्तन बोलते हैं। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, जैसे ये क्या है आपका कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ पे बहुत सी प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही हैं, ठीक है। ये क्या है? आपतित किरणें हैं सब, ये सब आपतित किरणें हैं और ये सभी क्या होंगी, टकराने के बाद ऐसे जाएंगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपतित किरणें एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही, यानी एक दूसरे को कहीं काट नहीं रही हैं, और परावर्तित किरणें भी एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही, यानी सभी क्या है, समांतर हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका नियमित परावर्तन है। नियमित परावर्तन में क्या होता है, रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, यानी किरणें जो होती हैं वो समांतर होती हैं। देखिए ये सभी समांतर हैं और ये परावर्तित किरणें भी आपस में समांतर हैं, तो इसे हम नियमित परावर्तन बोलते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, यानी अनियमित परावर्तन यानी विसरित परावर्तन जिसको बोलते हैं। तो इसको हम जाते हैं। तो जो दूसरा प्रकार है परावर्तन का वो क्या कहलाता है, अनियमित या फिर विसरित परावर्तन कहलाता है। तो विसरित परावर्तन उसे कहते हैं जब प्रकाश की किरणें आती हैं, ठीक है, और टकराने के बाद वो इधर उधर बिखर जाती हैं, तो उसे हम विसरित परावर्तन कहते हैं, यानी अनियमित रूप से बिखर जाती हैं। और ये कब बिखरेंगी, जब पृष्ठ क्या हो, समतल ना हो, यानी ऊबड़ खाबड़ जब पृष्ठ होता है तभी ये क्या होती हैं, बिखर जाती हैं अनियमित रूप से। जैसे इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे क्या है, ये आपका कोई पृष्ठ है जो कि क्या है, समतल नहीं है, और यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो टकरा रही हैं, और यहाँ पे देखिए जो पहली आपतित किरण है वो टकराने के बाद यहाँ जा रही है, और दूसरी यहाँ से टकरा के कैसे जा रही है, इधर जा रही है, फिर तीसरी जो है वो यहाँ से टकरा रही है, फिर यहीं पे मुड़ जा रही है। तो इनका जो परावर्तन होता है वो नियमित नहीं होता है, वो किसी भी मतलब अनियमित रूप से कहीं भी क्या होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। समतल पृष्ठ अगर होता तो क्या होता है, समांतर होती हैं एक दूसरे के सभी किरणें, परावर्तित किरणें या फिर आपतित किरणें, ये दोनों क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जितनी भी परावर्तित किरणें हैं वो सभी क्या हैं, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं, यानी प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के समांतर नहीं है। इसीलिए इसे हम अनियमित यानी विसरित परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है, परावर्तन के नियम यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है, अभी इसको हम समझेंगे, एक पिक्चर के माध्यम से पढ़े अभी समझेंगे, ठीक है। तो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कहता है कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं और परावर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं। और क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। तो इस वाले को एक बार समझ लेते हैं इस पिक्चर के माध्यम से। तो ये क्या कह रहा था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब यानी अभिलंब, ये क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस पिक्चर में समझिए, तो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक पृष्ठ पे ये आपतित किरण आ रही है एक ही पृष्ठ से होके, और इस बिंदु पे मान लीजिए P बिंदु है, इस बिंदु पे क्या हो रही है, टकरा रही है। तो यहाँ से टकराने के बाद जो परावर्तित किरण होगी वो ऐसे जाएगी, इसी पृष्ठ से होके जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपतित किरण आ रही है ऐसे और परावर्तित किरण कभी ऐसे जाएगी या फिर ऐसे या फिर ऐसे, इस पृष्ठ से बाहर कभी नहीं निकलेगी। ये जो आपका पृष्ठ है, ये इस पृष्ठ से कभी बाहर नहीं निकलेगी परावर्तित किरण। अगर आपतित किरण, एक बार मिटा दूँ,
अगर आपतित किरण ऐसे इसी पृष्ठ से आ रही है तो परावर्तित किरण भी इसी पृष्ठ से होके जाएगी, इसी पृष्ठ को छूते हुए जाएगी। ठीक है, इसी समतल में रहेगी, एक ही तल में होगी। और यहाँ पे अभिलंब भी देखिए एक ही तल में, इसी पृष्ठ पे है, इसी पेज पे है। ठीक है, ये क्या है आपका एक पृष्ठ है। ठीक, यानी सभी जो तीन आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है वो तीनों क्या है, एक ही बिंदु पर, एक ही तल में है। बिंदु नहीं, एक ही तल में है। ठीक है, बिंदु नहीं बोलेंगे, एक ही तल बोलेंगे। तो प्रथम नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये क्या होती हैं, सभी एक ही तल में होते हैं, एक ही पृष्ठ में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि प्रथम नियम क्या कहना चाहता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको मिटा देते हैं और इसको ऐसे करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो इसका क्या मतलब है, तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता का जो सिद्धांत है वो कहता है कि अगर परावर्तन कहीं हो रहा है, अगर कहीं परावर्तन घटना हो रही है, तो उसमें अगर परावर्तित किरण को हम किसी तरह आपतित किरण में बदल दें, तो जो आपतित किरण होती है ना, वो क्या होती है, वो परावर्तित किरण की भांति काम करने लगती है। ठीक है, तो उसको हम, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये आपका, ये कोई आपका क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, और यहाँ से एक क्या आ रही है, आपतित किरण आ रही है, ये इसको आपतित किरण बोलेंगे। और इस बिंदु पे इसका परावर्तन हो रहा है, ये आपकी क्या है, परावर्तित किरण। ठीक है, ये है आपकी आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है, तो इसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, ये परावर्तित किरण भी है। और अगर इस परावर्तित किरण को हम आपतित किरण में बदल दें, तो ये जो आपतित किरण है ये परावर्तित किरण में बदल जाएगी। जैसे कि अगर हम इसके रास्ते में एक दर्पण लगा रहे हैं, ठीक है, एक दर्पण लगा दें, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, और यहाँ से इस दर्पण से टकराने के बाद फिर ऐसे जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग में फिर वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो इसको हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं, यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट क्या होता है, पीछे हटने लगता है, जैसे जैसे आया रहता है फिर वैसे वैसे पीछे हट जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस दर्पण से टकरा के यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि प्रकाश आ रही है और इस बिंदु पे टकरा रही है, फिर इधर से जा रही है। तो पहले ये क्या था, ये पहले आपका आपतित किरण था, लेकिन अब परावर्तित किरण बन चुका है। ठीक है, इस दर्पण के कारण। जैसे इस पिक्चर के माध्यम से समझिए, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे एक समतल पृष्ठ है, ये क्या है आपका, ये आपका समतल पृष्ठ है, और ये एक आपतित किरण है, और ये आपतित किरण ए बिंदु पे क्या हो रही है, टकरा रही है, और यहाँ से इसका परावर्तन हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक, और ये आपकी आपतित किरण है। तो अगर हम यहाँ पे अगर कोई दर्पण लगा दें, तो यही परावर्तित किरण क्या हो जाएगी, यही परावर्तित किरण आपतित किरण में बदल जाएगी। देखिए यहाँ से ऐसे चली जाएगी, जैसे इस पिक्चर में देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे हम दर्पण लगा दिए एक, और ये क्या थी, परावर्तित किरण थी, लेकिन इस दर्पण के कारण अब आपतित किरण बन चुकी है, और ये वाली जो किरण है जो आपतित थी पहले, वो परावर्तित किरण में बदल चुकी है इस दर्पण के कारण। यहाँ से लग रहा है इस दर्पण से कोई किरण आ रही है और ए बिंदु पर टकरा रही है, और यहाँ से उसका परावर्तन हो रहा है, ऐसे लग रहा है। लेकिन असल में क्या था, पहले ये वाली किरण क्या थी, आपतित किरण थी, लेकिन अब परावर्तित में बदल चुकी है। तो यही घटना थी क्या, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। इसको हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता बोलते हैं। क्या होता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता में, बस प्रकाश जिस जिस रास्ते से आया रहता है, अगर उसके रास्ते में दर्पण रख दिया जाए तो फिर उसी रास्ते को फॉलो करते हुए पीछे हट जाता है प्रकाश। ठीक है, यानी आपतित किरण परावर्तित में और परावर्तित किरण आपतित में बदल जाती है। इसी को हम बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता, यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रतिबिंब यानी इमेज। तो प्रतिबिंब क्या होता है, अगर सरल भाषा में समझा जाए तो देखिए प्रतिबिंब क्या होता है कि अगर कोई दर्पण है और उस दर्पण के सामने आपने कोई वस्तु रखी है, तो उस वस्तु का उस दर्पण के अंदर कोई ना कोई एक आकृति जरूर बनेगी, और उसी आकृति को उस वस्तु का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपका कोई दर्पण है और आपने यहाँ पे कोई बॉल रखा है, मान लीजिए गेंद है, ठीक है, और इस गेंद का इस दर्पण के अंदर एक प्रतिबिंब जरूर बनेगा।
यानी कोई आकृति जरूर बनेगी। इसी आकृति को इस वस्तु का क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। ये बना कैसे, तो बना होगा ऐसे कि इस गेंद से ऐसे ही किरण गई होगी और इस किरण का क्या हुआ होगा, परावर्तन हुआ होगा ऐसे, ठीक है। फिर से एक और किरण गई होगी। प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणें आवश्यक होती हैं, 2 किरणें होंगी तभी प्रतिबिंब बन पाएगी, ठीक है। तो यहाँ से फिर इसका भी परावर्तन हुआ होगा, ठीक है, ऐसे बना होगा इसका। ये दोनों क्या हो रही है, यहाँ परावर्तित किरणें हैं। तो यहाँ से कोई किरण जा रही है और टकराने के बाद ऐसे हो जा रही है, फिर ये किरण जा रही है और टकराने के बाद ऐसे हो जा रही है। और ये दोनों किरणें इधर कहीं नहीं मिलेंगी। ये दोनों किरणें किधर मिलेंगी, ये दोनों किरणें इधर मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है, बस। और जहाँ मिलेंगी वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई वस्तु है और उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, दूसरे पहले बिंदु का प्रतिबिंब बोलते हैं। तो एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आपकी बार। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका दर्पण है और इस दर्पण के सामने एक बॉल रखी है और इसी बॉल का क्या होगा, इस दर्पण के अंदर एक आकृति बन जाएगी। उसी आकृति को हम क्या बोलेंगे, इस वाले का प्रतिबिंब बोलेंगे, यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब बोलेंगे। यहाँ पे भी एक गेंद है और यहाँ पे भी एक गेंद है, यानी इसका ये प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब कैसे बना होगा इसको समझ लीजिए। अभी हमने बताया ठीक उसी प्रकार फिर से समझ लीजिए। क्या हुआ होगा कि इस गेंद से एक किरण गई होगी और वो किरण इस समतल दर्पण से टकराई होगी और टकराने के बाद इसका परावर्तन हुआ होगा। फिर एक और किरण गई होगी और इस समतल दर्पण से टकरा के फिर वापस इसका परावर्तन हुआ होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो किरण है और ये किरण है, ये इधर इस साइड में कहीं नहीं मिलने वाली है। आप देख पा रहे हैं ये ऐसे जा रही है और ऐसे ये फैलती जा रही है, ये दोनों किरणें कहीं मिलने वाली नहीं है। तो इन दोनों किरणों को हम इधर मिलाएंगे और ये किरण वास्तव में इधर मिल नहीं रही, इधर हम मिला रहे हैं, यानी कि इधर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो किरण है वो इधर से कहीं से आ रही है। ऐसे लग रहा है कि ऐसे ऐसे कोई किरण यहाँ से आ रही है, ठीक है, ऐसे कोई किरण आ रही है, लेकिन असल में तो वो किरण ऐसे गई है और ये वाली किरण ऐसे गई है, फिर ऐसे हुई है। लेकिन यहाँ से लग रहा है कि ये किरण कहाँ से आ रही है, ऐसे इधर से आ रही है। ये वाली किरण भी लग रहा है कि इधर से आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों किरणें जहाँ मिलती प्रतीत होती हैं उसको हम, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, इस पहले बिंदु का प्रतिबिंब बोलते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उन बिंदु को उस पहले बिंदु का प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। बस आपका प्रतिबिंब यही था। अब प्रतिबिंब क्या होता है कि प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसमें प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, असल में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं। और एक होता है आभासी प्रतिबिंब, जो ये क्या है, आपका आभासी प्रतिबिंब है। यहाँ पे प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। लग रहा है कि हाँ प्रकाश की किरण यहीं पर मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा जब लगेगा कि हाँ प्रकाश की किरण मिल रही है तो उसको हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। तो आभासी और वास्तविक में समझ लीजिए क्या अंतर है। तो एग्जाम्पल समझिए। सबसे पहले क्या देख लेते हैं, एक बार हम परिभाषा को अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहता है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही कहा जा रहा है कि कोई वस्तु है और उस वस्तु से कोई प्रकाश की किरणें जा रही हैं और वो किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पे वास्तव में मिल रही हैं और उसी बिंदु को हम इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ बस यही कहा गया है। अभी हमने शुरुआत में समझा
ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो हम वास्तविक समझ लिए, अब हम आभासी को समझ लेते हैं कि आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है। तो आभासी प्रतिबिंब भी बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। वहाँ पे क्या होगा, बस वहाँ पे किरणें जो होंगी वो वास्तव में नहीं मिलेंगी। तो आभासी प्रतिबिंब कहता है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे किरणें जो हो रही हैं वो मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, यानी आती हुई प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में नहीं मिल रही हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वो आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बस किरणों के मिलने का अंतर है, तो वास्तविक बन जा रहा है और आभासी बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझा कि ये आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो आभासी प्रतिबिंब जो होता है उसका हम फोटो ले सकते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं, वो सभी क्या है, वो सब आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, तो उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, यानी उसकी छाया हम नहीं प्राप्त कर सकते। आपने अगर कोई फ़ोटो खींची अपने मोबाइल में, तो उस फोटो की कोई छाया नहीं बनेगी दीवार पे या फिर किसी पर्दे पे, क्योंकि वो आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो चलिए अब समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर को समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। लिखा है कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, यानी समतल पृष्ठ अगर परावर्तक पृष्ठ समतल होगा तो उसको हम समतल दर्पण बोलेंगे। परावर्तक पृष्ठ का क्या मतलब है, परावर्तक पृष्ठ उसको कहते हैं जिनसे प्रकाश की किरणें टकराने के बाद परावर्तित हो जाएं, उस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ये हुई आपकी परिभाषा। अब हम समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंबों के गुण के बारे में जान लेते हैं। तो पहला गुण कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। यानी कोई दर्पण है, उसके सामने कोई वस्तु रखी है, तो उस वस्तु की जो प्रतिबिंब बनेगी उस दर्पण के अंदर, वो हमेशा आभासी होगी और सीधी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगर कोई दर्पण है और उस दर्पण के सामने 5 फीट का कोई स्केल है, ठीक है, तो उस 5 फीट के स्केल का प्रतिबिंब भी 5 फीट ही बनेगा उस दर्पण के अंदर, अगर वो दर्पण समतल है तो ही। तो नेक्स्ट कह रहा है कि h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है। मतलब अगर किसी दर्पण के अंदर आप अपने पूर्ण प्रतिबिंब को देखना चाह रहे हैं, यानी पूरे शरीर को देखना चाह रहे हैं उस दर्पण के अंदर, तो उस दर्पण की जो हाइट होनी चाहिए वो आपके हाइट के आधी होनी चाहिए, तभी आपके पूरे प्रतिबिंब उसमें दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब अगर आप 6 फीट के हैं तो उस दर्पण की हाइट लगभग 3 फीट होनी चाहिए, तभी आपका पूरा शरीर उस दर्पण के अंदर दिखाई देगा और आप उस पूर्ण प्रतिबिंब को देख पाएंगे। ठीक है, तो अब चौथा कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही दूरी पीछे बनता है जितनी कि वस्तु दर्पण के आगे होता है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई दर्पण है और ये समतल दर्पण है। ठीक है, और इस समतल दर्पण के लगभग 5 फीट की दूरी पे एक वस्तु रखी है। ये मान लीजिए कोई बॉल है। ठीक है, मान लीजिए बॉल ही है, और ये बॉल जो है वो 5 फीट की दूरी पे है। तो इस बॉल की जो प्रतिबिंब बनेगी वो भी इस दर्पण के अंदर 5 फीट की दूरी पे बनेगी। ठीक है, ये 5 फीट की दूरी, यानी वस्तु जितना ही दर्पण के आगे होगा उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर उतना ही दूरी पे बनेगा। ठीक है, तो चौथा जो गुण है वो यही समझाना चाह रहा था आपको। अब हम पांचवा देखते हैं। पांचवा कह रहा है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कोई दर्पण है। ठीक है, और इस दर्पण के सामने ये कोई वस्तु है और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो इस वस्तु को और इस प्रतिबिंब को जो मिलाने वाली ये जो रेखा है, ये रेखा इस दर्पण पे कैसी है, लंब है, यानी 90 अंश का कोण बना रही है ये रेखा इस दर्पण के सापेक्ष। ठीक है, यानी वस्तु को और प्रतिबिंब को जो रेखा मिलाएगी वो दर्पण पे क्या होगी, लंबवत होगी। ये था समतल दर्पण के प्रतिबिंब का गुण। ठीक है,
तो अब हम चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। देखिए अब ये नेक्स्ट है पार्श्व उत्क्रमण यानी लेटरल इन्वर्जन। तो सबसे पहले पार्श्व उत्क्रमण को हम समझ लेते हैं, इसके परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा कहता है कि समतल दर्पण में पार्श्व यानी साइड्स बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। मतलब अगर समतल दर्पण के सामने आप खड़े हैं और समतल दर्पण के सामने अपने राइट हैंड को आप दिखा रहे हैं तो साइड चेंज हो जाएगा। मतलब आपका राइट हैंड लेफ्ट में बदल जाएगा और लेफ्ट हैंड राइट में बदल जाएगा, यानी साइड चेंजिंग को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन यानी पार्श्व उत्क्रमण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में ये एक लड़का है, इस लड़के ने अपने राइट हैंड को दिखाया इस दर्पण के सामने, लेकिन इस दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब अपने लेफ्ट हैंड को शो कर रहा है यानी दिखा रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि इसके साइड में चेंजिंग हो जा रही है। मतलब इसके साइड यानी इसके पार्श्व क्या हो रहे हैं, वो बदल जा रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था पार्श्व उत्क्रमण इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और इस वीडियो का भी। तो अगले वीडियो में हम गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक मैं ये कहूँगा कि आप पूरा रिवीजन करते रहिए और पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप जब गोली दर्पण पढ़ें तो उसमें आपको सरलता हो, आसानी हो। तो मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से एकदम पढ़ेंगे और उसका नोट्स भी बनाएंगे। वैसे मैं इस वीडियो में जितनी भी PDFs हैं उन सबको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोड कर लीजिएगा, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसको आप अच्छे से पढ़ पाएँ और समझ पाएँ, भूलें नहीं। ठीक है, तो अपने तरफ से भी आप नोट्स बनाते रहिएगा, ताकि एग्ज़ाम में, क्योंकि अपना ही नोट्स काम देता है एग्ज़ाम के समय में। और भी सब्जेक्ट पे ध्यान देते रहिए। अब देखिए कोरोना वायरस है तो स्कूल तो खुलने वाला है नहीं, तो सब कुछ आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, और रेगुलरिटी ज़रूरी है। आप अगर आज 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो कल भी ज़रूर 2 घंटे पढ़िए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ा 2 घंटे और कल पढ़ा ही नहीं कुछ, फिर 4 घंटे पढ़े उसके बाद फिर आपने कभी पढ़ा ही नहीं, 3 दिन बाद फिर पढ़ रहे हैं। ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है, इससे बहुत लॉस होता है। आपने जितनी मेहनत की होती है वो सारी की सारी वेस्ट हो जाती है। तो मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि आप रेगुलरिटी बनाए रखेंगे अपनी पढ़ाई में, और मैं भी आपके साथ मेहनत करता रहूँगा आपके इस सिलेबस को ख़त्म करने में, और टाइम पे मैं भी सिलेबस ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, जल्द ही आएगा गोली दर्पण का वीडियो, और उसको देखने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है ना, और बताइएगा इस वीडियो में क्या क्या कमी थी, मैं ज़रूर उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।